नमस्ते। हमारे साप्ताहिक कार्यक्रम प्रोफेसर अभय दुबे के साथ बातचीत में आपका स्वागत है। अ, ये हफ्ता चूंकि संसद चल रही है, मणिपुर जल रहा है और हमारे मोदी जी पूरी तरह से चुनाव प्रचार में जुट गए हैं। अ, मैं प्रोफेसर साहब एक चीज पहले आपसे ये समझूं, जब हम लोग पिछली बार ये बात कर रहे थे तो संसद शुरू हो गई थी। ये हुँ, नो कॉन्फिडेंस मोशन जो आया है उसमें हुँ, बहुत स्पष्ट किया है जो विपक्षी पार्टी है, जिसका नाम अब इंडिया नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस इंडिया कह रहे हैं, हुँ, हुँ, कि भाई मोदी जी अब जब आ ही नहीं रहे हैं तो यही एक ढंग है उनको संसद में ला के बुलवाने का। हुँ। तो मोदी जी को क्या जिद है, डर है, वो क्या प्रूव करना चाह रहे हैं, उनको क्या क्या ऐसी दिक्कत है कि वो नहीं बोल रहे हैं आके संसद में? प्रोफेसर देखिए ये तो ख़ैर बहुत इसका पक्का उत्तर देना तो बहुत मुश्किल है कि मोदी जी का ये रवैया क्यों है। लेकिन एक बात मेरी समझ में आती है। मुझे लगता है कि मणिपुर का जो मणिपुर में जो हो रहा है, मणिपुर जिस तरह जातीय हिंसा की आग में जल रहा है, उससे भारतीय जनता पार्टी की दोनों सरकारों का, प्रदेश की और केंद्र का राजनीतिक निकम्मापन साबित होता है। और जब लोकसभा चुनाव सिर पे है, ऐसे में अगर महंगाई, बेरोजगारी के साथ में निकम्मेपन की चीज भी जुड़ जाए, तो आप समझ लीजिए कि वो ये त्रिकोण बहुत ही घातक होगा। और जिस दिन इसमें भ्रष्टाचार का चौथा त्रिकोण और जुड़ गया, उस दिन एंटी इनकम्बेंसी समझ लीजिए पूरी हो गई। तो भाजपा किसी भी कीमत पर महंगाई और बेरोजगारी के साथ में निकम्मेपन और भ्रष्टाचार को जोड़े जाने से बचना चाहती है। ये सारी की जी। सारी पेशबंदी उसके लिए हो रही है। और मैं बहुत कम लोग इसकी चर्चा कर रहे हैं, लेकिन मैं आपके मंच पे आपने जो सुविधा दी है उसका फायदा उठाते हुए मैं ये चर्चा करना चाहता हूं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के एक बड़े पदाधिकारी ने बिना अपना नाम लिए हुए अखबार में बयान दिया है। और वो बयान ये है कि मणिपुर की घटना को हिंदू मैतेइयों और ईसाई कुकियों के बीच के संघर्ष के रूप में नहीं देखना चाहिए। जी। जी। ये हिंदू बनाम ईसाई का संघर्ष नहीं है। हाँ। उन्होंने साथ में ये भी कहा है कि ये मैतेई और कुकियों के बीच में संघर्ष का कोई इतिहास नहीं है, हिंसा का कोई इतिहास नहीं है। अच्छा, उनकी बात सही है, हम इस बात को मान लें। लेकिन न तो अखबार वाले ने उनसे पूछा और ना उन्होंने खुद बताया कि भाई उनकी ही सरकार जो कि मणिपुर में है, उसने इसको इस स्थिति में क्यों आने दिया। उन्होंने ये भी नहीं बताया कि केंद्र की सरकार ने पहले से पूर्वानुमान लगाकर मणिपुर की सरकार को ये सब होने से रोका क्यों नहीं। उन्होंने ये भी नहीं बताया कि अगर केंद्र की सरकार पूर्वानुमान लगाने में विफल रही थी, तो जब घटनाक्रम शुरू हुआ उसके बाद उसे क्यों नहीं रोका गया। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये घटना भारतीय जनता पार्टी की विफलता होने के साथ साथ में संघ परिवार की विफलता भी है, और भाजपा की विफलता से भी बड़ी विफलता है। जब भाजपा का उत्तर पूर्व में प्रसार शुरू हुआ था, जब त्रिपुरा में सरकार बनी, असम में सरकार बनी और दूसरे राज्यों में सरकार बनाने के ख्वाब उन लोगों ने देखने शुरू किए, और उसके लिए बड़े पैमाने पर उन्होंने दल बदल करवाया पूरे उत्तर पूर्व में। देखिए, पूरे उत्तर पूर्व में भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस से निकली हुई है। असम का मुख्यमंत्री कांग्रेस का है, मणिपुर का मुख्यमंत्री भी कांग्रेस का है, त्रिपुरा में 2/3 से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस से आई हुई है। तो उस वक्त राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने भाजपा को हिदायत दी थी कि हम नहीं चाहते हैं कि मैदानी इलाकों जैसा उग्र हिंदू राष्ट्रवाद उत्तर पूर्व में चलाया जाए। उत्तर पूर्व के कुछ राज्य ईसाई राज्य हैं, वो गोमांस भी खाते हैं, और बिल्कुल अलग तरह की दुनिया है, अलग तरह का समाज है वहां पे। तो संघ ने हिदायत दी थी और खुद अपने स्वयंसेवकों वगैरह से भी कहा कि वहां पर फूक फूक के कदम रखिए। दूसरे, संघ को यह भी पता है कि भारतीय जनता पार्टी के पास में उनकी विचारधारा में दीक्षित कार्यकर्ताओं की कतार उत्तर पूर्व में है नहीं। उनके पास नेता भी नहीं है, नेताओं की इतनी कमी है कि कांग्रेस से लिए उधार लिए गए लोगों से वो लोग मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री पदों पर बैठ रहे हैं। लेकिन ये सब करने के बावजूद भी न संघ परिवार और न भाजपा एन वीरेन सिंह को उस तरह के कदम उठाने से नहीं रोक सकी, जिसकी वजह से आज आज मैतेइयों और कुकियों के बीच में इतना जबरदस्त हिंसक संघर्ष हो रहा है, और ऐसी ऐसी अमानवीय और दिल दहला देने वाली घटनाएं सामने सामने आ रही हैं। तो ये जो पूरी विराट नाकामी है, इस नाकामी के आरोप से कैसे बचा जाए, इससे कैसे पल्ला झाड़ा जाए, इसके लिए तमाम सारी ये बातें हो रही हैं। अभी देखिए, जब ये लोकसभा में प्रधानमंत्री को मजबूरन बोलना पड़ेगा, और अभी भाजपा जब अविश्वास प्रस्ताव में बहस होगी, तो भाजपा के भी बहुत से नेता बोलेंगे, यहाँ तक गृह मंत्री भी बोलेंगे मणिपुर के सवाल के ऊपर। उस वक्त कांग्रेस के शासन की नाकामियां गिनाई जाएंगी।
ये कहा जाएगा कि साहब कि वो तब से चल रहा है। ये सवाल ये है कि आपकी सरकार है, और लोग ये भूल जाते हैं कि अभी जब 2017 में मणिपुर में कांग्रेस की सरकार थी और वहां पर अशांतिकारी घटना हुई थी, तब प्रधानमंत्री ने क्या ट्वीट किया था? तब प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया था, जो शायद मैं आपके मंच पे पहले भी कह चुका हूं, एक बार फिर दोहराने की उसको जरूरत है। those who cannot ensure peace in Manipur have no right to rule। तो ये जो स्थिति है मणिपुर की, ये राजनीतिक निकम्मेपन की, प्रशासनिक निकम्मेपन की एक बहुत जबरदस्त मिसाल है जी। अच्छा, अब एक चीज और, ये पहली बार मैं देख रहा हूं कि जैसे जब सेशन शुरू होता है तो प्रधानमंत्री नेता सदन के तौर पे अपने पार्टी के उनको एड्रेस करते हैं। इस बार उन्होंने एनडीए, ये पहली बार हुआ कि 3 दिन बाद उन्होंने फिर सारे एमपीज को बुला के और फिर उनमें हवा भरी और उनका पीठ पे हाथ रखा, मोटिवेट किया, डर दूर भगाया। इसकी जरूरत क्या थी? और मैं एक चीज आनंद जी, ये लोग बहुत विचलित हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं डरे हुए या घबराए हुए। भारतीय जनता पार्टी बड़ी मजबूत और बड़ी पार्टी है, और अभी ऐसे कोई प्रमाण नहीं मिले हैं कि नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता नीचे गिर रही हो, अभी तक कम से कम नहीं आए हैं सामने। दिक्कत की बात यह है कि इस बार जो हो रहा है वो पहले 2 बार में नहीं हुआ कभी भी। ये जो कांग्रेस के मुकाबले जिस तरह की गैर कांग्रेसी एकता हुआ करती थी, जिसमें जनसंघ और भाजपा भी शामिल हुआ करती थी, वो एकता भाजपा के खिलाफ हो गई है, और ये एकता लगातार बढ़ती जाएगी। देखिए, मैं पहले भी कह चुका हूं, फिर कह रहा हूं, तेलंगाना के चुनाव के बाद में भारत राष्ट्र समिति भी इसमें शामिल हो जाएगी। और अगर वाईएसआर कांग्रेस भाजपा के साथ जाती है तो फिर चंद्रबाबू नायडू की पार्टी तेलुगु देशम जो है वो इसमें आएगी। तो ये बहुत बड़ा मोर्चा बनने के लिए जा रहा है। ये भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एक बड़ी ऐतिहासिक एकता होने जा रही है। इससे बड़ा माहौल बनेगा। और सबसे ज्यादा मोदी जी इस बात से डरते हैं कि उनके पास जो केवल राष्ट्रीय नैरेटिव, केवल भाजपा के पास ही एक नेशनल नैरेटिव था। अब पहली बार एक ऐसी राजनीतिक शय खड़ी हो गई है उनके सामने, राजनीतिक ढांचा खड़ा हो गया है जिसके पास एक राजनीतिक नैरेटिव होगा। अभी लोग न्यूनतम साझा कार्यक्रम बनाएंगे। दिल्ली में पंजाब में अरविंद केजरीवाल उस न्यूनतम साझा कार्यक्रम के तहत चुनाव लड़ेंगे। सब जगह न्यूनतम साझा कार्यक्रम की जगह नीतीश कुमार वहां न्यूनतम साझा कार्यक्रम की तरह तेजस्वी न्यूनतम उसी के तहत चुनाव लड़ेंगे। सब कोई पार्टियां अपने घोषणा पत्र पे नहीं लड़ेंगी चुनाव, न्यूनतम साझा कार्यक्रम के तहत चुनाव लड़ा जाएगा। और ये भारतीय जनता पार्टी और मोदी के लिए सबसे ज्यादा चिढ़ा देने वाली बात है, सबसे ज्यादा परेशानी की बात है। इसलिए वो उन्हें लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि बाजी हाथ से निकल जाए। आज ही प्रोफेसर संजय कुमार ने, हमारे मित्र ने, एक एनालिसिस किया है अखबार में। उन्होंने कहा है अगर 3% का स्विंग हो गया तो भाजपा की 55-60 सीटें कम हो जाएंगी, यानी वो बहुमत से नीचे आ जाएगी। और अगर 5% का स्विंग हो गया तो विपक्ष और भाजपा बराबर हो जाएंगे, मतलब इंडिया और भाजपा बराबर हो जाएंगे, दोनों 200 पे आ जाएंगे। केवल मतलब ये चुनावी गणित ये है पूरा का पूरा। तो मामला बहुत नाजुक है। लेकिन प्रो साहब, एक चीज और नहीं समझ में आ रही है। हाँ। जो प्रधानमंत्री जी हैं भाई, ये अब इस समय इनका भाषा पे नियंत्रण भी चला गया और संयम भी। मतलब ये जिस तरह की उल जलूल बातें मैं बोलूंगा उसको क्या मतलब, अब यही रह गया कि गाली देना रह गया, शेष रह गया। इंडियन मुजाहिदीन, पीएफआई, मालूम नहीं क्या क्या कर रहे हैं। देखिए, चुनावी मोड में नरेंद्र मोदी जब वो चुनावी मोड में होते हैं, उस वक्त वो तय कर लेते हैं कि अब हमें भाषा पे कोई संयम नहीं रखना। आपको याद होगा किस तरह पश्चिम बंगाल में बोलते थे, दीदी ओ दीदी, ना लहजे पे कोई संयम था ना भाजपा। दिल्ली के चुनाव में क्या अरविंद केजरीवाल को नक्सली बोल चुके हैं, बदकिस्मत बोल चुके हैं, पता नहीं किसको कहां बोलते हैं। और वो चुनावी मुठभेड़ जब होती है उसमें नरेंद्र मोदी को रोकना और संयमित करना, उनसे किसी तरह की शिष्टता की अपेक्षा करना बहुत ही मुश्किल है। वो देखिए उनकी मजबूरियां, जैसे कि कर्नाटक चुनाव में जब मल्लिकार्जुन खड़गे ने उनको 2 मुहा सांप कहा। आप कल्पना कीजिए अगर राहुल गांधी ने उनको 2 मुहा सांप कहा होता तब क्या होता है। क्योंकि मल्लिकार्जुन खड़गे ने उनको 2 मुहा सांप कहा था। वो दलित नेता हैं और बहुत ही बुजुर्ग वगैरह हैं, और जब संसद में जब कभी खान पान होता है तो मोदी जी के सामने ही उनकी ही मेज पे बैठ के चाय पान और खान पान कर रहे होते हैं। उनके चित्र हम लोग देखते हैं। तो ये नरेंद्र मोदी के लिए ये सब बहुत मुश्किल की बात है। एक तो कांग्रेस ने घटनाक्रम, जिसे कहते नहीं कि कॉन्स्पिरेसी ऑफ इवेंट्स, इस तरह का हुआ कि इस तरह का व्यक्ति खड़ा कर दिया अध्यक्ष के तौर पर। हो सकता शशि थरूर अध्यक्ष बन जाते,
लेकिन ये इनको खड़ा कर दिया। तो ये सब इनको धीरे धीरे लग रहा है कि ये बड़ी परेशानी बन गई है जी तो साहब एक परेशानी चीज से और कैसे है छुटकारा पाया जाए समझ में नहीं आ रहा है। जी तो साहब एक चीज और है, अमित शाह साहब एक 2 पेज का लेटर लिखते हैं जिसके बारे में लोग एक ये भी लोग तंज कसते हैं कि अगर अमित शाह अकेले आके उस तरह की भाषा लिख दें तो लोग कहते हैं कि हम लोग ऐसे ही विड्रॉ कर लेंगे, क्योंकि वो लेटर में कहीं से वो कई लोगों का ये कहना था कि वो उस भाषा का, खैर वो एक लेटर लिखते हैं, खड़गे जी उसका ठीक से जवाब देते हैं। एक चीज लेकिन जो हम लोग पिछली बार इसको बात कर चुके हैं, स्पीकर साहब और हमारे अध्यक्ष राज्यसभा जिस तरह से धनखड़ साहब ने सारी चीजों की धज्जियां उड़ा के, वो पीयूष संजय सिंह अगर बोल रहे थे तो पीयूष गोयल से कह रहे हैं कि अरे आप मोशन करिए, वो प्रॉम्प्ट कर रहे हैं, मतलब अध्यक्ष साहब पीयूष गोयल से कह रहे हैं कि आप मोशन करते हुए उनको निकाल दिया। अब संजय सिंह की ट्रेनिंग थोड़ी समाजवादियों वाली है, वो बाहर इनके लिए ज्यादा सिरदर्द हो गए हैं। वो एक आदमी बाहर बैठा हुआ है जहां सब लोग मिलने जाते हैं, जहां एक विपक्षी एकता का एक कैंप ऑफिस है, जहां सोनिया गांधी से लेके अखिलेश यादव तक पहुंचते हैं और जिंदाबाद ये सब दिन भर करते रहते हैं, नए नए नारे गढ़ते हैं, नारे भी अच्छे गढ़ रहे हैं। तो ये कहीं उल्टी पड़ गई है क्या ये वाली बात? देखिए संजय सिंह जो है बहुत स्वभाव से आंदोलनकारी है, और आप संजय सिंह से कभी बात कीजिए, आपने तो की होगी, इतने दोस्त किस्म के इंसान हैं। मैं उस जमाने से उनके साथ में रब्त जब्त मेरा है जब भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन चल रहा था। तो मुझे याद है कि भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन में उन्होंने दिग्विजय सिंह के बारे में कहा था कि दिग्विजय सिंह भारतीय जनता पार्टी के सबसे निष्ठावान कार्यकर्ता है, हर काम वो करते हैं इससे भारतीय जनता पार्टी को लाभ होता हो। तो आप उसी वक्त मुझे लगा था कि ये व्यक्ति जो है वो एक खास तरह के राजनीतिक लहजे से संपन्न है। तो संजय सिंह को जिस तरह से निकाला गया है, वहां से निष्कासित किया गया है पूरे सत्र के लिए, उसमें संजय सिंह कोई खामोश बैठे रहने वाले व्यक्ति तो है नहीं। तो वो लगातार अपनी उपस्थिति एक विपक्ष के एक केंद्र के रूप में, एक जुझारू केंद्र के रूप में लगातार अपनी उपस्थिति वहां पे वो दर्ज कर रहे हैं, और इससे विपक्ष की कार्रवाइयों को ही उसकी तेवर को एक धार मिलती है, और ये सब लोगों को साफ तौर पे दिख रहा है। जहां तक देखिए राज्यसभा के सभापति का मामला है, जो इस देश के उपराष्ट्रपति भी हैं, ये वही हैं जो कि पश्चिम बंगाल के राज्यपाल हुआ करते थे। तो हम लोग जानते हैं कि इनको क्यों लाया गया है, इनको क्यों इस हैसियत से उठाकर इस हैसियत में पहुंचाया गया है, और जिस काम के लिए उन्हें लाया गया था वो काम अपना वो बखूबी कर रहे हैं। उनको उनके हर काम के ब्राउनी पॉइंट जहां वो चाहते हैं कि दर्ज हो, वहां उनके ब्राउनी पॉइंट दर्ज हो रहे हैं। और अब देखिए देश की राजनीति उस मुकाम पर पहुंच गई है जब किसी को ये एहसास नहीं रह गया है कि मन में ये सोचे कि लोग क्या समझेंगे, इससे कोई मतलब नहीं है। राजनीतिक प्रतियोगिता चल रही है, उस राजनीतिक प्रतियोगिता में उनको अपना उल्लू किसी न किसी रूप में सीधा करना है। वो ठीक से सीधा हो तो ठीक से नहीं होता है, टेढ़े तरीके से सीधा हो तो टेढ़े तरीके से होता है। इनके चक्कर में क्या हुआ है कि लोकसभा के जो सभापति हैं ओम बिरला साहब, जो इनके राज्यसभा के सभापति होने से पहले उनकी व्यवहार शैली, उनका पैटर्न अलग तरह का था, अब वो पैटर्न भी ऐसा ही होता चला जा रहा है। पहले नहीं था ऐसा, आपको ध्यान होगा धनखड़ साहब के आगमन से पहले वो लोकसभा का कामकाज दूसरे तरीके से चलाते थे। जो टकराव की स्थितियां होती थी उसमें उनका रवैया भिन्न होता था। धनखड़ साहब के आने के बाद में वो धनखड़ साहब की ही प्रतिलिपि बन गए, शैली में आ गए, हाँ उसी शैली में आ गए हैं। तो ये तो अब सारी हम कहिए, अब मैं ये कहूँ अफसोसनाक है, तो मेरे इस कहने का लाभ क्या है? अफसोसनाक चीजों की सूची बहुत लंबी हो गई है। जी। मैं एक चीज और कहूंगा, और ये थोड़ा आपसे समझना चाहूंगा, भाई नो कॉन्फिडेंस मोशन एक्सेप्ट हो गया है। हालांकि जस्ट जो आपने कहा, बिरला जी को इतना दुख हुआ था जब उनको एक्सेप्ट, आप उनकी भावभंगिमा देख लीजिए फिर से, वो बहुत दुखी थे। खैर एक्सेप्ट हो गया। नॉर्मली ये पहले भी परंपरा रही कि एक आध दिन के अंदर उस पर चर्चा हो जाती है, ये उसको खींच रहे हैं कि हम आगे उसका टाइम देंगे। लेकिन इस दौरान ये जब नो कॉन्फिडेंस मोशन है, जो आम आदमी समझता है कि भैया तुम्हारी सरकार को अब एक वोट लेना है कि आपका कॉन्फिडेंस है, इस बीच लगातार बिल पास कराए जा रहे हैं जो कहीं से भी मॉरली एथिकली गलत है। इस पे जरा आपकी टिप्पणी समझना चाहिए। देखिए आप सोचिए इस बात पे, केंद्र सरकार ने एक अध्यादेश जारी किया सुप्रीम कोर्ट की संविधान बेंच के फैसले के खिलाफ। वो अध्यादेश सुप्रीम कोर्ट में दोबारा समीक्षा के लिए पहुंच गया है। सुप्रीम कोर्ट ने उसके ऊपर एक संविधान बेंच बना दी है। वो संविधान बेंच किन मुद्दों पर विचार करेगी, मुद्दे भी तय कर दिए गए हैं। इसके बावजूद बजाय इसके कि सरकार सुप्रीम कोर्ट के आदेश की प्रतीक्षा करे, सरकार कह रही है
कि हम इसको विधेयक के रूप में लाएंगे और कानून बनाने की कोशिश करेंगे इसको। जब सरकार ये तक संयम रखने के लिए तैयार नहीं है, तो वो संयम क्यों रखेगी जो आप कह रहे हैं? देखिए, ये संयम, नियम, प्रोटोकॉल, संहिता, नैतिकता, आंख का लिहाज, मर्यादा, ये सब चीजें अतीत की चीजें हो चुकी हैं। यहां तो सीधा ये है कि अगले साल 2024 तक खुला खेल फरक्कावादी है, इसी तरीके से चलेगा, और ये कहां तक जाएगा इसका हम लोग अभी अंदाजा नहीं लगा सकते। जी प्रोफेसर साहब, एक चीज बहुत ही शॉकिंग है मेरे लिए, और जनरली लोग नहीं, ये जो ईडी के डायरेक्टर मिश्रा साहब का जिस तरह से एक्सटेंशन हुआ, वो जरूरत थी नहीं थी, अलग है। मतलब खुद सुप्रीम कोर्ट कहा है कि ये अवैध अपॉइंटमेंट है, अवैध, इलीगल का हिंदी अर्थ तो मैं अवैध ही समझता हूँ, और ये दूसरा अपॉइंटमेंट भी अवैध है। उस अवैध अपॉइंटमेंट को आप फिर एक्सटेंड कर रहे हैं, जिसको आप खुद अवैध बोले हैं। ये मतलब मैं पहले भी कह चुका हूं आनंद जी कि सुप्रीम कोर्ट से हमें बहुत ज्यादा उम्मीदें नहीं रखनी चाहिए। जब उन्होंने मिश्रा साहब का जो सेवा विस्तार था, जब उसको उन्होंने देने से इनकार कर दिया और कहा कि हम इसको नहीं देंगे, उसके बाद में फिर सरकार ने दोबारा एक बहाने के साथ में, और उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने तंज भी किया, सरकार की खिंचाई भी की, लेकिन साथ में सितंबर तक उनको सेवा विस्तार भी दे दिया। अब ये विरोधाभास जो है, ये आंख में खटकने वाला विरोधाभास है। सुप्रीम कोर्ट को अपने पिछले उसके ऊपर कायम रहते हुए कहना चाहिए था कि भाई हम जब उसको अवैध घोषित कर चुके हैं, तब आप ये लेके क्यों आ गए दोबारा? इनकी याचिका को उठा के कूड़ेदान में फेंक देना चाहिए था। तो अब लेकिन ये नहीं हुआ। अपनी ही बात, एक तरह से देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट ने अपनी ही बात को जानबूझ के मानते हुए भी कहा ठीक है, हमने अवैध घोषित कर दिया था, फिर भी अब सरकार आग्रह कर रही है तो हम पसंद नहीं है हमें ये, फिर भी हम इसको बढ़ाए देते हैं। तो ये जो पूरा ये मैं समझता हूं इसके पीछे कौन सा लीगल प्रोटोकॉल काम कर रहा है, बताइए आप। इसके पीछे कोई लीगल प्रोटोकॉल काम नहीं कर रहा है। इसी तरीके से मैं ये मानता हूं कि जो अध्यादेश आया था, अध्यादेश के ऊपर भी, उस अध्यादेश को स्टे किया जा सकता था। स्टे करने के बाद आप उसे संविधान पीठ को दे देते। अब आपने उस अध्यादेश को स्टे नहीं किया, संविधान पीठ को दे दिया, और संविधान पीठ के लिए आपने वो भी तय कर दिया, वो 2 मानक भी तय कर दिए किसके ऊपर विचार करेंगे, हैं? लेकिन अब वो विचार कब होगा कोई नहीं कह सकता है। तब तक वहां पर लोकसभा और राज्यसभा में शक्ति परीक्षण होगा, लोकसभा में आसानी से पास करा ले जाएंगे, फिर राज्यसभा में बहुत ज्यादा उसके ऊपर जम के राजनीति होगी। कहा जा रहा है कि वाईएसआर कांग्रेस सपोर्ट करेगी उसको, या मान लीजिए बीजू जनता दल भी समर्थन दे सकता है, पता नहीं क्या होगा उसके अंदर। मैं तो मानता हूं कि जो क्षेत्रीय दल हैं, अगर उन क्षेत्रीय दलों ने इस अध्यादेश को कानून बनाने का समर्थन में किया, तो आगे जाकर उन लोगों को काफी कीमत भी चुकानी पड़ सकती है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी माने तो है नहीं। भारतीय जनता पार्टी तो आगे चल के उनके पैर पे पैर रखेगी, तब फिर वो कहेंगे साहब कि हमारा संघवाद खतरे में है, ये मसला ही पूरा संघवाद का है। तो बहुत ज्यादा सुप्रीम कोर्ट ने चूंकि इस अध्यादेश को स्थगित नहीं किया, इसलिए इसके ऊपर बहुत तरह की और बहुत दूरगामी किस्म की और बहुत पेचीदा किस्म की राजनीति होने का अंदेशा पैदा हो गया है। और ये जो रवैया है भाई, ये आखिरकार ये अध्यादेश तो सुप्रीम कोर्ट की 5 सदस्यीय संविधान पीठ का जो फैसला था, जो ऐतिहासिक फैसला था, उस फैसले को पलटने के लिए लाया गया है। इतना तो कम से कम किया जा सकता था कि भाई इस अध्यादेश को स्थगित करते हैं, इसके ऊपर हम संविधान पीठ में विचार करेंगे। लेकिन ये ना करके कुल मिलाकर चीज जो है ना, वो जो शक्तिशाली सरकार है उसके पक्ष में पलड़ा झुक जाता है। मैं एक दर्शकों को बता के मैं अगले प्रश्न पे आ जाऊंगा। और एक और अजीब सी प्रोसेस आप बात है, आज भीमा कोरेगांव के पुराने लोग इतने दिन से बनते हैं, उसमें 2 लोगों की जमानत हुई है। उसका एक जो फाइनल पॉइंट है, ये डिसीजन इन्होंने रिजर्व कर लिया था 2 महीने से पहले। तो मतलब 2 महीने पहले एक आदमी जिसकी जमानत आपके निर्णय के हिसाब से हो जानी थी, आप 2.5 महीना उसको ऐसे ही और रखे रहे। ये प्राइमरली ये उस मतलब जो न्याय व्यवस्था है उस पर ये अपने आप टिप्पणी कर रहा है। खैर, मैं एक चीज और जरा, एकदम से मोदी जी को यूपी की याद बहुत आ गई है, बहुत यूपी फोकस हो गया। अब 31 को 2 ग्रुप में बांट के कर रहे हैं, हर एक से यूपी में बात कर रहे हैं, जिसको बुला रहे हैं उसको बुला रहे हैं। क्या आपको लगता है कि अंतोगत्वा यूपी अब मामला फंसा रहा है, ऐसा मोदी जी को यूपी मामला फंसेगा अगर बहुजन समाज पार्टी, कांग्रेस
और समाजवादी पार्टी के बीच में एकता हो जाए और इस एकता की पृष्ठभूमि में इंडिया वाला मोर्चा रहे, यानी अंकगणित और रसायन दोनों, केमिस्ट्री दोनों रहे, मैथमेटिक्स और केमिस्ट्री दोनों रहे, तो ये 2019 वाला गठजोड़ फिर नहीं होगा, ये कुछ और होगा जी। मुश्किल होगी फिर। देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूं भाजपा हार जाएगी, ये क्या होगा, सीटें कम हो जाएंगी, ये सब भविष्यवाणी करना मेरा काम नहीं है और हम लोगों को इस भविष्यवाणी से बचना भी चाहिए। जी। लेकिन 2024 की लड़ाई 2019 जैसी नहीं है, 2014 जैसी नहीं है। उस वक्त भाजपा के विरोधी वोट बिखर रहे थे, यहां पूरी तरह कोशिश हो रही है भाजपा विरोधी वोटों को बिखरने से रोकने की। वो 75% बिखराव रुकता है, 80% रुकता है, 50% रुकता है, 90% रुकता है, ये हम अभी नहीं कह सकते, लेकिन बिखराव पहले के मुकाबले कम होगा। दूसरे, एक राष्ट्रीय स्तर पे एक माहौल बंदी भी होगी, तो वो माहौल बंदी भी पहले नहीं थी। वोटरों के सामने ये स्पष्ट होगा कि अगर हम भाजपा के खिलाफ वोट करते हैं तो जिसको हम वोट करेंगे उसके भी सरकार में आने की, उस सरकार बनाए आने की उसकी संभावना है, ये उसके सामने स्पष्ट होगा। दूसरे, जो बीच में वोटर बैठा हुआ है, मध्यवर्ती वोटर जो है, जो फैन सिटर वोटर है, वो बहुत ध्यान से इस घटनाक्रम को देख रहा होगा, क्योंकि उसकी पार्टी निष्ठाएं ना तो भाजपा के साथ है ना भाजपा के खिलाफ है, वो तो बीच में बैठा हुआ है, वो एन मौके पर तय करता है। तो अब उसके सामने विकल्प है जो पहले नहीं था। टीना फैक्टर अब नहीं रहा। देखिए, टीना फैक्टर इस चुनाव पूर्व मोर्चे की वजह से जो सबसे बड़ी बात ये हुई है कि अब टीना फैक्टर नहीं रहा। तो साहब, मैं एक चीज और कहूंगा, क्योंकि दर्शकों को भी याद दिला दें कि 2004 में बीजेपी की उत्तर प्रदेश से 10 सीटें आई थी, 2009 में 15 सीटें आई थी, तो अगर वो 15 से 71 हो सकते हैं, सपा 35 से 5 हो गई है, तो ये कोई क्या लिखा हुआ है कि 64 से वो 60 होंगे या 55 होंगे? अरे 64 से वो भी क्यों नहीं होंगे? 2024 का चुनाव 2024 की परिस्थितियों में होगा। 2019 में जो हुआ था उससे उस गाइड नहीं होगा चुनाव को, और 2024 की परिस्थितियां अगर 2019 जैसी होंगी तो वैसे ही परिणाम निकल आएगा जी। लेकिन 2014 ऐसी होंगी तो वैसा परिणाम निकल जाएगा। राजनीतिक परिस्थिति जैसी होगी, परिणाम उसके हिसाब से आएगा जी। नहीं, हाँ रोज़, ने एक चीज और जो जिसको मैंने देखा है, बीजेपी मोर और लेस यूपी में किन मुद्दों पे चुनाव लड़ेगी वो तय कर रही है। ज्ञान व्यापी को उसने अब उस पर रख दिया है, गर्म कर रही है। और दूसरा, चंपत राय जी ने अभी परसों नरसों पेपर में बड़े वो खबर आई है कि मोदी जी से कहा है कि 15 जनवरी से 21 जनवरी के बीच में प्राण प्रतिष्ठा आके कर दीजिए जब आपके पास समय हो। हालांकि मैं तो प्रैक्टिसिंग हिंदू हूं, प्राण प्रतिष्ठा का एक मुहूर्त स्पेसिफिक होता है, वो प्रधानमंत्री नहीं तय करते हैं, वो तो पंडित जी को तय करना चाहिए कि इस समय मुहूर्त, इस समय आइए। लेकिन चलिए, अब वो खैर अलग। ये सब मुझे ऐसा लगता है कि वही हिंदू मुस्लिम पे ही वोट, यूपी में इनको इलेक्शन हिंदू मुस्लिम पे करना है, और इसके अलावा नहीं। देखिए, हिंदू मुस्लिम का खुल के इस्तेमाल भले ही ना हो, लेकिन भाजपा के हर चुनाव में एक अंडर करंट तो हिंदू मुस्लिम का रहता ही है, और उसमें हमेशा ये भाजपा के पास ये सुविधा रहती है कि जब चाहे तो खुल के इस्तेमाल करने लगे। देखिए, अगर भारतीय जनता पार्टी को लोकसभा चुनाव में ये लगा कि उसका ग्राफ नीचे जा रहा है और उस तरह का रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है जिस तरह की रिस्पॉन्स की उसको चाहत थी, और मुश्किल लग रहा है तब फिर वो खुल के हिंदू मुसलमान करेंगे। जब तक उनको ये लगता रहेगा कि बिना इसके काम चल रहा है, तब तक वो अंडर करंट के रूप में मौजूद रहेगा। मैं उसको सब्स्टिट्यूट प्लेयर कहता हूँ, बदलू खिलाड़ी कहता हूँ। जैसे जब दोनों टीमों में मैच आ रहा होता है तो कुछ खिलाड़ी बेंच पे बैठे रहते हैं, जब कोच का मन होता है तो वो खिलाड़ी को एकदम ले आते हैं, किसी दूसरे खिलाड़ी को निकाल के वहां पहुंचा देते। तो सांप्रदायिक मुहावरा जो है ना, वो जब जरूरत होगी तब वो ले आते हैं, आखिर का हमेशा चुनाव के आखिर में लाते हैं। अभी तक दोनों लोकसभा चुनावों में उस तरीके से उनको लाने की जरूरत नहीं पड़ी। विधानसभा चुनाव में तो लाते ही लाते हैं आखिर में, लेकिन इस बार अगर मुश्किल हुई तो खुल के सांप्रदायिक बातें ये लोग करेंगे और खुल के सांप्रदायिक मुहावरा लाया जाएगा। जी तो साहब, एक मैं और चीज, मतलब मैं एक मेरे मन में आखिरी शंका है, इसके साथ खत्म करेंगे। एक तो मुझे ये लगता है कि अगर जो विपक्ष है या इंडिया है ये लड़ता हुआ उत्तर प्रदेश में दिखाई देगा तो उसका इफेक्ट पूरे देश में जाएगा, ये तो मेरा ऑब्जर्वेशन है। लेकिन ज्यादा इंपॉर्टेंट मैं जब हम लोग कई बार बात कर रहे हैं तो इधर मोदी जी के इधर के व्यवहार को देख के कुछ लोगों को ये लगता है, बहुत से लोगों का ये मानना है कि इलेक्शन प्रीपोन हो जाएंगे, कुछ लोगों का कहना है कि जल्दी कर लेंगे, इनके साथ कर लेंगे, ऐसे कर लेंगे मध्य। लेकिन कुछ एक चर्चा में ये भी आ रहा है कि इलेक्शन भी होगा कि नहीं होगा। आपको क्या लगता है कि 100% इलेक्शन होगा अपने समय? नहीं, मैं ये नहीं मानता हूँ।
देखिए बहुत अगर बिना इलेक्शन की, बिना चुनाव हुए मोदी जी ने अपनी सत्ता का विस्तार किया और उसको 5 साल के आगे बढ़ाया, तो फिर बहुत मुश्किल पैदा होगी और उसके वो एक हम अभी से अंदाजा नहीं लगा सकते हैं कि वो मुश्किल और उससे निकलने वाला संकट किस किस्म का होगा। फिर बहुत तरह की ताकतें सक्रिय होंगी, सारी दुनिया में उसका बहुत अलग तरह का रिएक्शन होगा। भारत में फौज के ऊपर उसका एक अलग तरह का रिएक्शन होगा और जनता के बीच में भी उसकी एक अलग तरह की प्रतिक्रिया होगी। ये तो फिर उस तरह से इंदिरा गांधी ने को भी आखिरकार चुनाव करवाने ही पड़े थे। इंदिरा गांधी को भी अपनी सत्ता की वैधता, जन वैधता हासिल करने के लिए चुनाव के मैदान में उतरना पड़ा था। हालांकि वो धोखे में थी, मुगालते में थी कि वो चुनाव जीत जाएंगी। तो ये नहीं होगा। मुझे लगता है कि मोदी जी चुनाव लड़के ही दोबारा सत्ता में आना पसंद करेंगे। अब आ पाएंगे कि नहीं आ पाएंगे, आएंगे तो कितने आएंगे, ये सब अलग बात है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर साहब। और उम्मीद है कि कल एक डेलीगेशन जा रहा है विपक्ष का मणिपुर। मणिपुर हाँ, मणिपुर जा रहा है। नहीं, मणिपुर की दिक्कत क्या है कि दर्शकों को बताते हैं, वहां 60 सीटें हैं, 55 सीटें वहां शेड्यूल ट्राइब की हैं। मिजोरम में 40 सीटें, 39। वो शेड्यूल ट्राइब को इन लोग बिल्कुल तहस नहस कर देंगे। मुझे जो 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 खतरा लगता है कि ये जो उनकी अपनी तरह से वो लिखते हैं, जीते हैं, उनके समाज के अपनी नियम कानून होते हैं, उसको बिल्कुल तहस नहस किया जा रहा है। तो खतरा है। जी। जी, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर साहब ज्वाइन करने के लिए। थैंक यू सो मच।